माय चैनल आओ करो तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 चैप्टर। जिन लोगों ने ऊपर के 5 चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब हम देखते हैं कि इसमें राज्य कैसे बना और एक राजा कैसे बना और एक जो गणराज्य होता है वो कैसे बना। तो चुनाव का दिन था। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर बस सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब शंकरन के दिमाग में आया होगा कि शासक कैसे बने लोग। तो कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो यज्ञ करवाता था, यज्ञ करवाने का मतलब ये है कि आप राजा बन रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं तो आप शक्तिशाली राजा हैं। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वो कौन कौन से वर्ग शामिल थे। जैसे हमने इसमें देखा कि राजा भी आ रहा है, पुरोहित भी आ रहा है, विश्व भी आ रहा है, शूद्र भी आ रहा है। यही वर्ग हैं जो उस समय थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ रचे गए उन्हें हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांट रखा था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। वर्ण कौन थे जिन्हें पुरोहितों ने बांटा था? कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। पहला वर्ण क्या था? ब्राह्मणों का था।
उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कौन आते थे? कृषक आते थे, पशुपालक आते थे, व्यापारी आते थे, क्षत्रिय आते थे। वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान पे कौन थे? शूद्र। यही शूद्र था जो चौथा वर्ण था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिए, उस समय महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को भी शूद्रों के ही समान माना जाता था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। कैसे होता था? जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस पर उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? सोच कर बताइए, सोचिए आप लोग, क्यों लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया? इससे आपकी समझ विकसित होगी। सोचिए, आप भी समाज में हैं, यहाँ भी चीज़ें चलती हैं। महाजनपद, जनपद क्या था? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने लगे। जो महायज्ञ करवाते थे, जैसे हमने ऊपर देखा कि अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा है, तो जो बड़े बड़े राजा थे, वो जो बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, वो राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। चलिए मानचित्र 4 देखते हैं। ये देखिए, ये मानचित्र 4 है। यहाँ पे महाजनपद, जैसे आपको पता, अभी हम आगे पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है। यहाँ पे कुरु है, यहाँ पे हस्तिनापुर है, पांचाल है, कौशल है, वैशाली है, वज्जी है, अंग है, मगध है, राजगिरी है, कौशाम्बी है, अवंती, उज्जैन, यहाँ पे आपका गांधार है, यहाँ पे तक्षशिला है। चलिए ऊपर आते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में इनके प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे लोग? झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याचार में नहीं है? बताइए आप। अध्याचार हम आपको पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो पीछे जा करके अध्याचार की वीडियो देख सकते हैं और उनको वहाँ से लेकर के यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। देखिए, जैसे ये पात्र मिला हुआ है बर्तन, ये चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर क्या मिली हैं? थालियाँ मिली हैं, कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। महाजनपद, चलिए जानते हैं महाजनपद क्या है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया जो हमने देखा अभी नीचे जाके।
अधिकतर महाजनपदों में क्या होती, देखिए महाजनपद, जनपद और महाजनपद में क्या अंतर है। महाजनपदों में एक राजधानी होती थी जो कि जनपद में नहीं थी। यहाँ पे एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है, अंतर बताइए। तो जो ऋग्वेद में राजा था वो कोई सेना नहीं रखते थे, उनको कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। और यहाँ जो राजा है वो सेना रख रहा है और सिपाहियों को अपने क्या कर रहा है, वेतन दे रहा है। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से वो क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। पहले तो राजा को कर अपने इच्छा अनुसार लोग अपनी खुशी से उपहार दे देते थे, लेकिन अब जब राजा बड़ी सेना रखने लगा, उसका निर्माण, किले का निर्माण करवा रहा है, तो सेना को नगद वेतन दे रहा है, तो कहाँ से देगा, तो इसके लिए उसको कर तो वसूलना ही पड़ेगा। तो अब वो उपहार पर निर्भर न रह करके नियमित कर वसूलने लगा। कर देखिए क्या कहाँ पे लगाता था, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग। जो कर वसूला जाता था उसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन क्या करना पड़ता था, वहां जाके काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे, जो उनके जंगलों में होता रहा होगा, जैसे फल फ्रूट, मेवे, लकड़ी, ये सारी चीज़ें वो देते होंगे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्रों में दो बड़े परिवर्तन हुए। कृषि में परिवर्तन क्या हुए, दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला क्या हुआ, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले कैसे बनते थे, पहले हमने देखा ना लकड़ी के बनाते थे, अब वो लोहे के बनाने लगे। देखिए हड़प्पा में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते ही लोहे की खोज हो गई थी। इससे अब जो फाल बनने लगे वो अब लोहे के बनने लगे। अब ये जो लोहे के फाल है क्या करेंगे, कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। जब लोहे से खेती को जोता जाने लगा तो इससे उनकी उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का क्या किया, रोपण शुरू किया। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पहली तो फाल अब लोहे के बनने लगे, और दूसरी चीज़ जो धान के पौधे का क्या होने लगा, रोपण शुरू हो गया। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सोचिए क्यों राजा इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऊपर इनके कारण बता दिए गए हैं, थोड़ा अपने दिमाग में सोचिए, इससे आपकी समझ विकसित होगी। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण किसका, मगध का। मगध उस समय क्या था, एक महाजनपद था। अब महाजनपद मगध के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। चलिए मगध को देख लेते हैं। देखिए ये है, यहाँ पे आपका है मगध, ये वाला एरिया मगध का है। यहाँ पे वैशाली है, यहाँ पे वज्जी है, यहाँ पे अंग है, ये है मगध है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं।
लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन, कौन सी? गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ये क्या? यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन सी? ये गंगा और सोन नदियां। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। जो राजगिर है अब उसको राजगीर कहते हैं। ये बिहार की कई सालों तक क्या थी? मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, आज का जो पटना है पहले से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, बाद में ये राजधानी बन गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का राजा था। ये विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। अब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? बताइए सोच करके। ऋग्वेद में कैसी सेना थी, यहाँ पे क्या सेना थी? चलिए, दूसरा जनपद है वज्जी। वज्जी के बारे में जानते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसको हमने आपको ऊपर दिखाया, जिसकी राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहा जाता है। तो वज्जी में कैसी शासन व्यवस्था थी? गढ़ या संघ किया जाता है। गढ़ क्या होता है? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके शासन देखते हैं, प्रशासन चलाते हैं, वहाँ का उसको गढ़ या संघ कहा जाता है। संघ का मतलब क्या होता है? संगठन या सभा, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे एक साथ कई सारे लोग समूह में, ग्रुप में शासन कर रहे हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। कौन कौन? स्त्रियां, दास और कम्बकार, इन लोग क्या करते थे? इस जो भी सभा चलती थी राजा की, इसमें वो हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ये दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन के बहुत सारे सजीव वर्णन मिलता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। चलिए, वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय, वज्जी संघ का वर्णन कहाँ से लिया गया है? दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री, उनके मंत्री कौन थे? वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा ही होता तो उन्होंने कहा कि वज्जी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहें, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। देखिए, जो बातें हैं ये आज भी हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं किसी भी संगठन में तो वो संगठन लंबे समय तक चलता है।
वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। तो वज्जी संघ अन्य महाजनपदों में कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। आप सोच करके बताइए 3 अंतर। ऊपर अंतर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप पॉज करके स्पीड कम करके, अगर आपको स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए अन्यत्र देखते हैं, जिसमें एनसीईआरटी में हर चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र दिया रहता है। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। तो जो गणतंत्र की स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी एथेंस में। कब हुई थी? 2500 साल पहले हुई थी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। नियुक्ति कैसे होती थी? लॉटरी द्वारा होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? आप सोच करके बताइए। आपको लग रहा है ये प्रजातंत्र है वास्तविक में? तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। उपयोगी शब्द: राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ, प्रजातंत्र। कल्पना करो, वैशाली के उन सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? सोचिए, कल्पना करिए, बताइए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।